नमस्ते। तो 10वीं कक्षा में आपका एक पाठ है जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अब कहाँ, शीर्षक लंबा है लेकिन शीर्षक बोल रहा है कि अब ऐसे लोग ही दुनिया में नहीं रहे जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। यानी कि अब संवेदनशीलता लुप्त होती जा रही है और संवेदनशीलता को बचाना ही लेखक का इस पाठ को लिखने का उद्देश्य है। लेखक का नाम जानना चाहोगे? लेखक का नाम है निदा फाजली। संक्षेप में परिचय। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन ग्वालियर में बीता। साठोत्तरी पीढ़ी के 60 के बाद वाले साठोत्तरी पीढ़ी के उर्दू कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी कविता को सहजता प्रदान की है। इन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी का प्रयोग करके गागर में सागर भरने का कार्य किया है। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में गहरी और अच्छी बातें कह देना। निदा फाजली की पहली कविता की पुस्तक लफ्जों का पुल नाम से प्रकाशित हुई। शायरी की पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए वर्ष 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इनकी आत्मकथा के 2 भाग दीवारों के बीच और दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुके हैं। मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत तथा मानसिक संकीर्णता से दूर रहने वाले इस लेखक का 8 फरवरी 2016 को निधन हो गया। तो ऐसे महान शायर, ऐसे महान गद्यकार निदा फाजली के पाठ को आज मैं समझाने जा रही हूँ और उद्देश्य है सुख संवेदनाओं को जगाना। तो शीर्षक अब कहाँ, तो लेखक ने बड़े अच्छे तरीके से अपने पाठ की शुरुआत की है और उदाहरण दिए हैं कि पहले कितने दयालु करुणा वाले लोग हुआ करते थे और अब कैसे हम धीरे धीरे व्यावसायिक होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं और दूसरों के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया है। तो इस पाठ में लेखक, जो वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है, कोरोना के कहर के चलते हर जगह सुनाई दे रहा है कि पर्यावरण से छेड़छाड़ का ये परिणाम है। हमने पर्यावरण की कद्र जहाँ नहीं की या ईश्वर का दूसरा रूप जो प्रकृति है उसकी पूजा नहीं की और एक छोटे से विषाणु ने, एक छोटे से वायरस ने दिखा दिया कि तुम कितना ही आगे चले जाओ, विज्ञान कहीं भी चांद पर पहुंचा दे आपको, लेकिन प्रकृति हमेशा आपसे आगे होगी और अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये कब अपना विद्रूप रूप धारण कर ले और कब हमारी समस्त शिक्षा, सभ्यता, हमारी उन्नति, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो हमें इस पाठ से बहुत सारी सीखें लेना है। तो पाठ की भूमिका में लेखक कहते हैं कि हमें, लेखक कई शब्दों में, कि कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। कि प्रकृति ने ये धरती तमाम जीवधारियों के लिए दी थी जो उसी का रूप है, जो उसी ने जिनको जन्म दिया। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपना जागीर बना लिया। और गलती क्या की कि जो मनुष्य खुद भी कुदरत का बनाया हुआ है, लेकिन इस मनुष्य नाम के प्राणी ने अपनी बुद्धि के चलते इसका दुरुपयोग किया और सारी धरती को अपना बनाने की, अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश की और तमाम जीवधारियों को दर-बदर कर दिया। और हमने जिसका सबका जिस पर अधिकार था उन सबको
उनके ठिकानों से दूर कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती चली गई या वे अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और चले गए। परिणाम हम सब जानते हैं। हम बोलते हैं आज गौरैया दिखाई नहीं देती है, आज उस जानवर की प्रजाति नस्ल खत्म हो गई है, अब हमें वापस लाना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रकृति में सबका योगदान है। संतुलन होगा तभी हम सब स्वस्थ होंगे और मानवता बनी रहेगी, तभी तक हम इस धरती को रहने लायक बना पाएंगे। फिर आज भी एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। हमने पेड़ों को काट दिया तो उनमें जो पक्षियों के घोंसले थे वो खत्म हो गए। अब बेचारे दर बदर इधर उधर घूमते हैं कि अपना छोटा सा घोंसला या आशियाना कहाँ बनाया जाए। इतना भर हुआ होता तब भी गनीमत होती। लेखक कहते हैं इतने से ही इस आदमी की भूख शांत नहीं हुई, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख इधर समाप्त नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी ही जात को बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। यानी अब मनुष्य का ही दुश्मन हो गया। अब एक देश दूसरे देश की सीमाओं को घुसना चाहता है। चैन से जीना और चैन से जीने देना अब हम भूल चुके हैं। आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है और ना किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा ही। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए, साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। लेखक इस पाठ को पढ़ने की बात कह रहे हैं, पर मैं तो वर्तमान में आपको इंसानियत को किस तरह खत्म किया जा रहा है, आपको अस्पतालों के चक्कर लगा लेना चाहिए। आपको एक तो समाचार सुन लेना चाहिए। आपको सुबह समाचार पत्र दिखेगा और आपको दिखेगा कि आदमी कितना स्वार्थी हो गया है, कितनी नकली चीज़ें बेच रहा है, कैसे वो केवल अपने बारे में सोच रहा है और किसी की मौत भी उसे दयावान या उसके अंदर की आत्मा को जगा नहीं रही है। ये भयावह रूप है। इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग याद आए जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों, जो स्वार्थी हो गए हैं, केवल स्वार्थ में अंधे होकर काम कर रहे हैं। तो ये तो पाठ की भूमिका थी। उद्देश्य आपको समझ में आ ही रहा है कि लेखक ऐसे लोगों की क्रूरता को दिखाना चाहते हैं जिनके अंदर स्वार्थ आ गया। लेखक पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करना चाहते हैं। लेखक बताना चाहते हैं कि इस धरती पर सबका समान अधिकार है। और हम पाठ की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से पेंसिल से रेखांकित करते हुए पढ़कर आओगे तो आपको बिना प्रयत्न के ही चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ ही थोड़े जागरूक रहना और देखना खुद के अंदर भी टटोल कर और आसपास भी कि स्वार्थ किस हद तक हमारे सिर पर आ गया है और मानवता कितनी नीचे चली गई है। राम राज्य की कल्पना करके हम किसी संस्थान की शुरुआत करते हैं, नींव रखते हैं और कैसे धीरे धीरे उसमें व्यावसायिकता समाहित हो जाती है। किस तरह पहले आदमी के लिए था, किस तरह हमारे घरों में पेड़ पौधों को लगाया जाता था, तुलसी की आराधना की जाती थी, और इस समय कैसे हमने इन सबको भुला दिया था। और परिणाम आप इस पाठ में देखोगे कि क्या क्या होता है। धन्यवाद।